साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मिले तहाइफ की मालूमात पब्लिक करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसील फ्राहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के औरंगजेब ने समाअत की। अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर पर हुक्म इम्तना नहीं, काबीना डिवीजन मालूमात फ्राहम करने का पाबंद है। इसी वजह से मजीद भी तफसील जानेंगे। हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना से मिलने वाले जो तहाइफ थे उनकी तफसील शहरी को फराहम करने का हुक्म दिया था, लेकिन काबीना डिवीजन की जानिब से उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और उसके बाद हाई कोर्ट ने चूँकि हुक्म इम्तना भी जारी नहीं किया था, लेकिन शहरी जब वो मालूमात हासिल करने के लिए जाता या उसने इंफॉर्मेशन कमीशन में तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर की, तो उस पर भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता था कि हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दे रखा है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सूरत हाल बड़ी वाज़ेह कर दी है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वाज़ेह रिमार्क्स दिए हैं कि इस अदालत ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर पर कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया, तो काबीना डिवीजन जो है वो उस हुक्म पर अमल दरामद की पाबंद है। तो उस हुक्म पर जब अमल दरामद होना है तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ जो हैं उनकी तफसीलात शहरी को फराहम की जानी हैं। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि ये सिलसिला तो होना ही नहीं चाहिए कि तोशाखाना के जो तहाइफ हैं उनको एक मखसूस रकम देकर वो हासिल कर लिए जाएँ, क्योंकि जब दूसरे ममालिक में के जो सरबराहान हैं या उनके जो ज़िम्मेदार हैं उनको जो तहाइफ दिए जाते हैं वो पाकिस्तान के ख़जाने से दिए जाते हैं। तो जो किसी एक शख्स को किसी जो तोहफ़ा मिलता है बैरून मुल्क से, तो वो उस शख्स का नहीं होता बल्कि उस ऑफिस का होता है। ये भी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग आते जाते रहते हैं लेकिन वज़ीर आज़म ऑफिस वहीं मौजूद रहता है, तो ये जो तोहफ़े हैं ये उस ऑफिस के होते हैं। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान ने अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी को जो एक कुर्सी तोहफे में दी थी, तो उन्होंने वो अब भी डिस्प्ले करके रखी हुई है। तो वो जो तहाइफ होते हैं उनको इसी तरह म्यूज़ियम में रखा जाना चाहिए, लेकिन या उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि इससे कबल जो तहाइफ घर ले जा चुके उनसे भी वापस लें। ये भी रिमार्क्स दिए गए कि अगर इस हवाले से किसी आइनी तशरीह की ज़रूरत है तो वो हम कर देंगे, हमारे पास ले आएँ, लेकिन पिछले 20 साल तक के इस मामले को देखें और जो तहाइफ घर ले जा चुके हैं उनसे तहाइफ वापस लें। जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद कियानी अदालत के सामने पेश हुए, उन्होंने ये कहा कि जो मुस्तकिल पॉलिसी है उससे मुताल्लिक उनको हदायत लेने की ज़रूरत है, हदायत लेने का वक्त दिया जाए। तो अदालत ने 2 हफ्ते का वक्त दिया है और ये हुक्म दिया है कि 2 हफ्ते में वाज़े तौर पर जो पॉलिसी है वो अदालत में पेश कर दी जाए। लेकिन आज की जो समाअत है उसमें अदालत ने ये हिदायत की है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का जो हुक्म है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को बैरून ममालिक से मिलने वाले जो तहाइफ हैं उनकी तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म है, उस पर अमल दरामद किया जाए। अदालत ने बड़ी वाज़ेह हिदायत कर दी है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के ये रिमार्क्स रहे कि जो भी तहाइफ मिलते हैं उनको डिस्प्ले में रखा जाना चाहिए, म्यूज़ियम में रखा जाना चाहिए, ना कि उनको उठाकर घर ले जाएं। ये रियासत की मलकियत होते हैं ये तोहफे। ये अहम रिमार्क्स थे और आज की समाअत जो है वो 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी, 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। एहतशाम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रोकने के लिए तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। फैसला 30 रोज में करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। इस हवाले से भी बात करेंगे। एहतशाम कियानी हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा, फैसला रोकने की अपील दायर की गई है, मौक़िफ़ क्या अपनाया गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं और उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज़ में किया जाए, रोज़ाना की बुनियाद पर केस सुना जाए। उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। ये केस इस तरह से है कि जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस ज़ेर समाअत है उसके खिलाफ उसमें उसकी जो तफसीलात हैं या उसमें जो
दरख्वास्त गुजार हैं अकबर एस बाबर, उनको स्क्रूटनी कमेटी में बिठाने के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और इस अदालत ने वो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया कि 30 रोज़ में ममनुआ फंडिंग का जो केस है तहरीक इंसाफ के खिलाफ उस पर फैसला किया जाए। तो अब उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है और ये इस्तदा की गई है कि उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। ये भी कहा गया है कि सिंगल बेंच का जो फैसला है वो खिलाफ कानून है और वो बरकरार नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसे कलअदम करार दिया जाए। असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। इससे कबल भी चूंकि फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में 2014 से ज़ेर समात है, तो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी नोयत की एक दरख्वास्त इससे कबल भी दायर की थी, जिसमें जो अकबर एस बाबर हैं उनको शामिल किया गया था। तो उसके और दरख्वास्त दी गई थी कि उनको इस केस से अलग कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया एहतशाम, आप हमें इस हवाले से भी तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के हल्फबरदारी की दरख्वास्त पर एतराज़ खत्म कर दिया गया। हमजा शहबाज के वकला ने एतराज़ दूर कर दिया। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब की बजाय सेक्रेटरी टू फरीक बनाया गया है। आपको बताएं कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। कब समात होगी इस पर जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर कल समात करेंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर की है। इस दरख्वास्त के हवाले से लीगी रहनुमा अता तारड़ जो हैं, अता तारड़ ने कल दावा किया था कि उन्होंने हमजा शहबाज की दरख्वास्त दायर की है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ये दरख्वास्त दायर नहीं की गई थी और नामुकम्मल होने की वजह से ये वापस कर दी गई थी। जिसके बाद ये दरख्वास्त दायर की गई, जिससे रजिस्ट्रार ऑफिस है तो उसने इसको गवर्नर को फरीक बनाने में इस पर एतराज़ ऐड किया था, जो कि दूर कर दिया गया है। हमजा शहबाज की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो कैद-ए-ऐवान मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन जो गवर्नर पंजाब हैं वो अपनी आइनी जिम्मेदारियों से इनराब कर रहे हैं और हल्फ लेने से वो ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अदालत से ये सदा की गई है कि अदालत गवर्नर पंजाब को हुक्म दे कि वो दरख्वास्त गुजार से उनके ओहदे का हल्फ ले। जी ठीक है, आपने अपडेट किया इस हवाले से मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास वज़ीर आज़म हाउस में शुरू। ज़राए के मुताबिक काबीना को नए पाकिस्तान की छोड़ी हुई मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में कहा गया कि अप्रैल और मई में डीजल और पेट्रोल पर गुज़िश्ता हुकूमत की सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर कौमी ख़जाने को 67 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कैनी से। अवैस कैनी, बताइएगा, इतना नुकसान हुआ अगर इससे सब्सिडी की वजह से, तो इसको बरकरार क्यों रखा गया और मजीद इस काबीना इजलास में क्या कुछ डिस्कस हुआ? देखिए, मुल्क की जो माशी सूरत हाल पर तफसीली जो है ब्रीफिंग दी गई। अप्रैल और मई में डीजल और पेट्रोल को गुज़िश्ता हुकूमत की सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर कौमी खजाने को 67 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कौमी खजाने को डीजल पर 52 रुपए फी लीटर और पेट्रोल पर 22 रुपए फी लीटर का नुकसान हो रहा है। काबीना को नए पाकिस्तान की छोड़ी गई माशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। 2017-18 में जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.1% था, जबकि 2021-22 में सिर्फ 4% है। इसके साथ जो है दीगर मामलात पर भी जो माशी जो चैलेंजेस हैं उस पर तफसीली जो है बातचीत बताई गई, की गई, मशावरत हुई है। जो माशी जो चैलेंजेस हैं उनका तफसीली तौर पर जो है वो जिक्र हुआ है। जो आगे जो बजट के मामलात हैं, दीगर जो अहम इशूज़ हैं उस पर जो है ब्रीफिंग दी गई। माशी सूरत हाल पर जो है वज़ीर आज़म और काबीना ने सख्त जो तशवीश का इज़हार किया है। IMF से मुज़ाकरात और दीगर मामलात पर भी जो है बातचीत हुई है और उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर और दीगर मामलात पे जो है इस पर भी ब्रीफिंग जो है जारी है। ख़ुसूसी तौर पर जो तवानाई जो सेक्टर है उस हवाले से दरपेश चैलेंजेस हैं, ईंधन की फराहमी है, वो मामलात भी जो है वो ज़ेर बहस लाए जा रहे हैं और इस तरह बात कर रहे हैं। काबीना को एतमाद में लेने के बाद अब यही तासुर जा रहा है कि आगे जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत पे जो है उसमें भी इजाफे का इम्कान। अच्छा, वैसे शाहिद खान अब्बासी भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि शायद बिजली की कीमत भी बढ़ाना पड़े और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाना पड़ेगी, मजबूरी है, वक्त की ज़रूरत है। तो क्या कोई ऐसे फैसले भी सामने आ सकते हैं? जी, इसी पे डिस्कशन हो रही है और वो बताए जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है आर्टिफिशियल तौर पर
और ये कीमतें जो हैं वो एक जगह पे रखी गई हैं और ये बताया गया है कि खुसूसी तौर पर किसी चीज की जो कीमती खरीद से जो है वो कम कीमत पर अगर ये जो ईंधन जो है वो बेचा जाए, पेट्रोल और डीजल, अगर पेट्रोलियम मसनूआत अगर इसकी फरोख्त हुई तो यकीनी तौर पर एक कौमी खजाने पर बहुत बड़ा माली बोझ होगा। और यहाँ तक बात की गई है कि दिफा, डेवलपमेंट और स्पेशली तौर पर दीगर जो इश्यूज हैं, तरक्याती मंसूबे, उनके लिए फिर हुकूमत के पास पैसे नहीं रहेंगे। ये तमाम तर डिस्कशन जो है वो ठीक है। अगर कीमतें ना बढ़ाई गई तो खजाने पर बोझ पड़ता रहेगा और ऐसा लग रहा है कि शायद कीमतें पेट्रोल की और बिजली की बढ़ाई जाएंगी। वैसे आपने अपडेट किया इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान ने हर तरफ तबाही फैलाई है, बिजली और पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को दांव पर लगाया। हम किसी को जेलों में नहीं डालेंगे, इंतकाम नहीं लेंगे। आज सियासी तौर पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो इमरान खान और उसके टोले को होगा, जिन्होंने इस मुल्क को बेदरेग लूटा है और आज नैब ख़त्म हुआ तो इसकी गिरफ्त से बाहर हो जाएंगे। लेकिन और भी तरीके हैं एहतसाब के, और वो तरीके जिस शख्स ने मुल्क को लूटा है, नुकसान पहुँचाया है, उसको जवाबदेह अवाम के सामने होना पड़ेगा। जो तबाही इमरान खान ने मुल्क के अंदर इस पूरे निज़ाम की फैलाई है, चाहे बिजली का निज़ाम हो, गैस का हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो, इन सब की दुरुस्ती करनी पड़ेगी। और ये बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं, ये तकलीफ देह फ़ैसले हैं कि मुल्क का सदर एक दिन बीमार हो और एक दिन ठीक हो जाए। कि आज आरिफ अलवी साहब भी आइन को भूल गए हैं। आइन पढ़ लें, अपनी जिम्मेदारी अदा करें। वो इमरान खान के सदर नहीं है, वो पाकिस्तान के आइनी सदर हैं। उसके मुताबिक उनको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। और देखें, मैंने आपको बताया, तकलीफ देह फ़ैसले आपको करने पड़ेंगे, उसी से मुल्क के मामलात का रुख बदलेगा और आपको वाज़ेह एक फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन जो तबाही फैलाई गई है 4 साल में, वो एक दिन या एक हफ्ते में दुरुस्त करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन आप इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ एक रुझान देंगे। अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन पहुंच गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट BA2260 के जरिए रवाना हुए। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वफ्द भी तश्कील दे दिया है। इस वाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे असद अली इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। जी असद अली, बताइएगा क्या तफसीलात पहुँच रही हैं आप तक इस मुलाकात के हवाले से? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज ब्रिटिश एयरवेज की जो परवाज थी BA2260 के जरिए गेटविक एयरपोर्ट पे आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:15 पर पहुंचे थे। उनकी आमद के साथ ही उनको जो पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानब से खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। VIP गेट के जरिए वो सीधा जो साबका पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे वाजिद शमसल हसन, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा भी थे, उनके घर उनकी वफात पर पहुंचे फातिहा खानी के लिए। उन्होंने उनके बेटे के साथ उनके जो वालिद थे वाजिद शमसल हसन, उनकी वालदा के इंतकाल पर फातिहा खानी की, अज़ार तज़ियत किया और उसके बाद वो जो अपनी निजी रिहायशगाह थी वहाँ पे चले गए। उनके अलावा यहाँ पे उनकी जो मसरूफियत के हवाले से बातें सामने आ रही हैं कि उनकी जो अहम तरीन मुलाकात यहाँ पे होगी मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके साथ अहम उनकी सियासी बैठक होने जा रही है, जिसमें तो पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल, उसके अलावा जो वहाँ पे कोलियंस पार्टी जो गवर्नमेंट है उसके हवाले से अहम तरीन फैसले किए जाएंगे। जो आइनी जो ओहदे मांगे जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानब से, उस पर मुशावरत की जाएगी। उसके अलावा जो इत्तेहादियों के हवाले से जो तफजात सामने आ रहे हैं कि उनको जो पार्टी कबीना में शामिल किया जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से कुछ हेजिटेशन की जा रही है, उसके हवाले से भी जो अहम मुशावरत की जाएगी। और तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान से भी कुछ जो अहम पाकिस्तान पीपल पार्टी के कबीना के जो वफाकी वजीर हैं वो भी लंदन पहुंचेंगे। और उनकी जो उम्मीद की जा रही है कि उनकी जो मुलाकात है वो जुमेरात के रोज़ वफाकी उनके जो वजीर हैं उनके साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो साहबजादे हसन नवाज उनके ऑफिस में उनकी मुलाकात होगी। जी बहुत शुक्रिया असद अली इंजीनियर, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी के रुखसत पर समाअत बगैर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करना थी।
दरख्वास्त की आखिरी समाअत 20 जनवरी 2020 को हुई थी। अदालत ने 16 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ को इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल है। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 56 पैसे महंगा हो गया, डॉलर 186 रुपये का हो गया है। 3 रोज में डॉलर 4 रुपये 45 पैसे महंगा हुआ। मौशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल बढ़ने पर रुपया शदीद दबाव का शिकार है। बैरूनी कर्ज की अदायगी पर भी रुपये पर दबाव है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 56 पैसे मजीद महंगा हो गया, डॉलर 186 रुपये का हो गया। 3 रोज में डॉलर 4 रुपये 45 पैसे महंगा हुआ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी। अमरीकी खाम तेल $5.66 सस्ता होकर $101.95 का हो गया है। लंदन ब्रेंट ऑयल 6% सस्ता होकर $107.11 फी बैरल पर आ गया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा इस हवाले से। 4 रोज की तेजी के बाद खाम तेल के सदर में मुनफी रुझान देखा गया है। IMF ने जो है दुनिया की माशी नमू में कमी के खदशात जाहिर किए हैं, जिसमें कहा है कि माली साल मतलब जो है 2022 और अगले साल महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ेगी और माशी चैलेंजेस तमाम दुनिया के लिए बढ़ जाएंगे। साथ ही रूस और यूक्रेन पर हमले के बाद पूरी दुनिया पर मनफी असरात होंगे और इसके जो असरात हुए आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल 5.28% सस्ता हो गया, $101.95 फी बैरल पर ट्रेड करे। लंदन ब्रेंट ऑयल भी 6% सस्ता होकर $160 फी बैरल तक गिर गया है और साथ ही आलमी बाजार में सोना भी $35 सस्ता हुआ है और $1951 फी औंस तक गिर गया है। ठीक है, आपने अपडेट किया इस हवाले से, मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। आटा चीनी पर अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद में शहरी मौजूदा हुकूमत के सस्ते पैकेज से बहुत खुश हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा रोजीना अली से। जी रोजीना, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मौजूदा हुकूमत ने रमज़ान के लिए शहरियों को बड़ा रिलीफ दे दिया है। ख़ास तौर पर आटा और चीनी जो अरसे से महंगा था और शहरी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते थे, अब चीनी 85 रुपये से कम होकर 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है और आटे का 20 किलो का थैला भी 950 रुपये से कम होकर 800 रुपये में कर दिया गया है। शहरी मौजूद हैं, जानते हैं कि कितने खुश हैं वो इस रिलीफ से। नई हुकूमत आई है तो आटा चीनी सस्ता हो गया पहले के बदले, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप बताओ, आटा और चीनी लिया है, क्या कहते हो, कितने खुश? आप बताएं कितने खुश हैं, आटा और चीनी सस्ता हो? चलें जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, एक गवर्नमेंट आई, थोड़ा सा रिलीफ तो दिया उसने, कही है तो चलें, अब थोड़ा सा आवाम को फायदा हो रहा है, कही है, ठीक है, अच्छी बात है। कही है घी चीनी सब में, आटे में सबसे जो है सब्सिडी दे रहे हैं तो अच्छी बात है, कही है सबको थोड़ा थोड़ा फायदा। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर के अंदर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और सभी की कोशिश है कि वो आज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आटा और चीनी लेकर जाएं और जो कीमतें कम हुई हैं इस पर मौजूदा हुकूमत से काफ़ी शहरी खुश नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ादारों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पंजाब में आटे का 10 किलो थैला 400 रुपये, रमज़ान बाज़ारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपये किलो करने की हिदायत जारी की गई। वज़ीर आज़म का कहना है कि दीगर सूबे भी यही कीमतें मुकर्रर करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि पंजाब आटा और चीनी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर की इमदाद करे, जबकि वफाकी हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक बलूचिस्तान को इजाफी अदायगी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। तिजारत सरमायाकारी को फ़रोग़ देकर बरतानिया से स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म हाउस के अलावा किसी और जगह कैंप ऑफिस बनाने की खबरें बेबुनियाद और झूठ हैं। मीडिया के साथियों से गुजारिश है कि ऐसी किसी भी बेबुनियाद खबर नशर करने से पहले तस्दीक कर लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद मीडिया और समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर बेबुनियाद और
मन घड़त खबरें फैलाने का सिलसिला रुकना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अलावा किसी और जगह को कैंप ऑफिस डिक्लेयर करने की खबरें बेबुनियाद और झूठ का पलंदा हैं। किसी पुलिस फोर्स और इंतज़ामी अमले की किसी भी जगह तैनाती की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि मीडिया के साथियों से गुजारिश है कि ऐसी किसी भी खबर को नशर करने से पहले तस्दीक कर लें और सोशल मीडिया सारिफीन भी ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करें। तारीख का सबसे ज़्यादा तजारती खसारा और बुलंद तरीन महंगाई है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि गंदम और चीनी बरामद करते थे, अब दरामद करने पर मजबूर हैं। रुपये की कीमत और ज़र मुबादला के ज़खायर में तारीखी कमी रिकॉर्ड हुई, मगर असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। गलत बयानी की भी हद होती है। फवाद असदुल्ला खान को DGIB का चार्ज सौंप दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फवाद असदुल्ला खान कमांडेंट IB अकेडमी है। फवाद असदुल्ला खान IB के ग्रेड 21 के अफसर हैं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फवाद असदुल्ला खान को DGIB का चार्ज तफवीज़ कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से इजलास। वज़ीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेसवे पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि जाम सादिक पुल से कायदाबाद तक काम तेज़ी से जारी है। अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तरक्याती प्रोग्राम्स के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेसवे पर काम तेज़ करने की हिदायत सामने आई। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि जाम सादिक पुल से कायदाबाद तक काम तेज़ी से जारी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इक़्तिदार बताइएगा। जी इक़्तिदार आप सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा इजलास के हवाले से। वज़ीर सिंध की सरबराही में कराची के तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास जारी है। इजलास में खास तौर पर मरीज एक्सप्रेस वे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मंसूबा जो कि करीमाबाद से लेकर और सुपर हाईवे को टच करेगा। वैसे इनको बताया गया कि 6 मकामात पर इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं और इस मरीज एक्सप्रेस वे बनने से जो अंदरूने मुल्क का जो रास्ता है कराची के अंदर से वो तकरीबन 10 से 15 मिनट पर मुहित हो जाएगा। वैसे ने कहा कि मरीज में जो जमीनों के इशू है उनको फौरन पर हल किया जाए। इस पर वज़ीर सिंध को मारीपुल एक्सप्रेस वे के ऊपर ब्रीफिंग दी जा रही है। उनमें ये बताया जा रहा है कि यही मंसूबा बहुत अच्छा है और इससे जो शहर की जो मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट है वहाँ तक जो आवाम की रसाई है वो बहुत जल्द हो जाया करेगी और शहर के अंदर से अगर कोई हॉक पे जाना चाहेगा तो 10 मिनट वहाँ तक पहुँच जाएगा। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आपने अपडेट किया।